यूरिया के बाद यदि कोई नाइट्रोजन वाला उपयुक्त उर्वरक है तो वो है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है। इस वीडियो में हम अमोनियम सल्फेट का संगठन क्या है, अमोनियम सल्फेट के गुण क्या है और अमोनियम सल्फेट की मृदा में अभिक्रिया और फसलों पर प्रभाव को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की बात करें तो यूरिया के बाद नाइट्रोजन युक्त यह प्रमुख उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4 इसका सूत्र है और इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया के रूप में पाई जाती है। संगठन की बात करें तो अमोनियम सल्फेट में नमी की मात्रा 1% होती है और इसमें जो अमोनिकल नाइट्रोजन है वो 20.50% पाया जाता है। यानी अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में होती है और ये नाइट्रोजन कितनी प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है तो वो है 20.50%। आगे बात करें इसके अंदर स्वतंत्र अम्लता की, तो स्वतंत्र जो अम्ल होता है या एसिड की मात्रा होती है वो इसके अंदर होता है 0.025 और आर्सेनिक की मात्रा भी इसके अंदर पाई जाती है 0.01%। और सबसे बढ़िया बात इसके अंदर है कि इसके अंदर सल्फर भी पाई जाती है 24%। बात करें इसके गुणों की तो यह सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है, यानी ये सफ़ेद रंग के इसके अंदर दानेदार होते हैं और ये जल में जल्दी घुलनशील होता है और वायुमंडल से बहुत कम नमी को शोषित करता है। वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है उसको ये कम ग्रहण करता है, जबकि हम इसको पानी में घोलेंगे तो जल्दी से घुल जाएगा। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% पाई जाती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20% पाई जाती है, इसके अलावा इसमें सल्फर की मात्रा भी पाई जाती है 24%। यानी ये पौधों को दो प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके बाद मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो मृदा में किस प्रकार से अभिक्रिया करती है इसको पढ़ते हैं। तो मृदा में अभिक्रिया के दौरान अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। देखो, यह जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक है वो एक अम्लीय प्रकार का उर्वरक है, यानी हम इसका अगर अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं तो मृदाएं अम्लीय हो जाती है। देखो, जैसे ही मृदा में इसको डालते हैं अमोनियम सल्फेट को तो ये शीघ्र घुलकर अमोनियम आयन और सल्फेट आयन में विच्छेदित हो जाता है, यानी दो आयनों में बंट जाता है। कौन कौन से आयनों में बंटता है? जैसे ही मृदा में डालते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन में विभाजित हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, ये अमोनियम सल्फेट है NH4 जिसको मृदा में डालने पर दो अणु यहाँ पे अमोनियम के और एक अणु यहाँ पे सल्फेट का प्राप्त होता है। इसके अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित का मतलब है मृदा में पहले से उपस्थित कोई ना कोई आयन होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, या मृदा कोलाइड पर उपस्थित होते हैं। तो ये अमोनियम आयन क्या करता है? उनको प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कैल्शियम को, मैग्नीशियम को उस जगह से हटा देता है और खुद मृदा कोलाइड पर चला जाता है। इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से, इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जैसे मृदा कोलाइड पर यहाँ पर कैल्शियम आयन है, तो मृदा में जब हम अमोनियम सल्फेट उर्वरक को डालते हैं तो मैंने आपको बताया ये अमोनियम आयन और सल्फेट आयन अलग अलग आयनों में बंट जाता है। तो अब ये अमोनियम आयन क्या करेगा? इस कैल्शियम की जगह आ जाएगा और कैल्शियम को बाहर निकाल देगा। इस प्रकार से जैसे अभिक्रिया में दिख रहा है, पहले मृदा कोलाइड के ऊपर क्या था? कैल्शियम था। अब मृदा कोलाइड के ऊपर क्या आ गया? अमोनियम आयन आ गया है। अब पीछे जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा वो कैसे रिएक्शन करेगा? वो इस SO4 से रिएक्शन कर लेगा। यानी इस प्रकार से मृदा कोलाइड पर तो अमोनियम आ गया और पीछे जो कैल्शियम बचा था वो SO4 के साथ में कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और ये घुलनशील होने के कारण इसका निचलन हो जाएगा, यानी मृदा के निचले स्तरों में चला जाएगा। जैसे जो सल्फेट आयन था मृदा के कैल्शियम से अभिक्रिया करके CO4 बनाते हैं, जो जल में घुलनशील होकर अपक्षालित हो जाते हैं तथा आंशिक रूप से पौधों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अमोनियम आयन का
नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट आयन बनता है जिसका उपयोग पौधे करते हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जो मैंने बताया था कि सल्फेट आयन है वो कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करेगा, CaSO4 बना लेता है और जल में घुलकर अपक्षालित हो जाता है। अब पीछे जो मृदा क्लोराइड पर अमोनियम आयन बचा है वो क्या करेगा, अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होगा। नाइट्रीकरण मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब अमोनियम आयन का नाइट्रीकरण होता है तो इसमें दो बैक्टीरिया काम आते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। दो प्रकार के बैक्टीरिया इसमें काम आते हैं, तब जाके ये क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है जो पौधों के ग्रहण करने योग्य होता है। तो किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। अमोनियम आयन जो मृदा में क्लोराइड में उपस्थित है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया काम करेगा यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास। तो ये सबसे पहले नाइट्राइट बनेगा और जल के दो अणु बनेंगे और चार मुक्त रूप से हाइड्रोजन बनेगा। ये चार मुक्त रूप से जो हाइड्रोजन बने हैं ये मृदा को क्या बनाते हैं, आपको पता ही होगा, अम्लीय बनाते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले बना था नाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्राइट फिर आगे एक अलग बैक्टीरिया और होगा, नाइट्रोमोनास के अलग रूप से बैक्टीरिया होगा, वो होगा नाइट्रोबैक्टर। ये भी ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदल देगा और नाइट्रेट पौधों के ग्रहण करने योग्य होता है, ठीक है। ये तो मृदा में अभिक्रिया थी यहाँ पे अमोनियम सल्फेट की, कि अमोनियम सल्फेट सबसे पहले मृदा क्लोराइड पर आता है और मृदा क्लोराइड पर आने के बाद ये क्या करता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट बनता है और नाइट्राइट से क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, जो पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद कुछ देखते हैं पॉइंट कि कैल्शियम की हानि के साथ नाइट्रीकरण से नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन आयन धनायनों को प्रतिस्थापित कर मृदा क्लोराइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जैसे ही अमोनियम आयन क्या करता है, नाइट्रीकरण होता है अमोनियम आयन का, तो नाइट्रेट तो बनता ही है लेकिन इसके साथ में चार नवजात हाइड्रोजन बनते हैं। ये चार नवजात हाइड्रोजन मुक्त रूप से पाए जाते हैं जो मृदा क्लोराइड पर अधिशोषित हो जाते हैं। जैसे मृदा पे यदि कैल्शियम आयन उपस्थित है या मैग्नीशियम आयन उपस्थित है तो ये चार मुक्त हाइड्रोजन क्या करेंगे, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी हटा देंगे और खुद यहाँ पे उसकी जगह क्या करेंगे, आ जाएंगे। यानी मृदा क्लोराइड के चारों तरफ देखो आप H+ और H+ आयन है, यानी मृदा को ये क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है वो उसको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार के अमोनियम सल्फेट कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन को क्या कर देता है, हटा देता है। इस प्रकार के अमोनियम सल्फेट आयन जिससे मुक्त रूप से नवजात हाइड्रोजन बनते हैं वो क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हटा देते हैं, जिससे हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन की सांद्रता जब बढ़ती है तो मृदाएं अम्लीय हो जाती है, यानी H+ की सांद्रता बढ़ती है तो अम्लीयता बढ़ती है और H+ की सांद्रता घटती है तो मृदाएं क्या हो जाती है, लवणीय या क्षारीय हो जाती है। तो यहाँ पर H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो ये मृदाएं अम्लीय हो रही है। कितनी हो रही है और इसको उदासीन कैसे कर सकते हैं, तो यदि मृदा में 100 kg अमोनियम सल्फेट से जितनी अम्लता उत्पन्न हुई है उसको उदासीन करने के लिए 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। अर्थात ये उर्वरक यूरिया से भी अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय मृदा में इसका उपयोग लाभदायक होता है। यदि हम मृदा के अंदर 100 kg अमोनियम सल्फेट डाल रहे हैं तो उससे जाहिर सी बात है मृदा अम्लीयता हो जाएगी, अम्लीय मृदा हो जाएगी और उस अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए हमें 110 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। यानी ये यूरिया से भी क्या होते हैं, अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन क्षारीय मृदा में इसका उपयोग लाभदायक है क्योंकि क्षारीय मृदा में डालेंगे तो ये H+ आयन के साथ मिलकर क्षारीय मृदा को उदासीन कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि फसलों पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। फसलों पर प्रभाव, तो धान की फसल नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है, इसलिए धान के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। देखो धान एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। बाकी जितने भी फसलें होती हैं, ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरी, गेहूं, सरसों, मूंगफली, जितने भी होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है, लेकिन धान या चावल नाइट्रोजन को अमोनियम के रूप में ग्रहण करती है। तो अब धान के फसल के लिए ये सबसे उपयुक्त उर्वरक होता है कौन सा, अमोनियम सल्फेट। तो कभी क्वेश्चन आज इस प्रकार से आ जाए कि धान की फसल के लिए कौन सा उर्वरक सबसे महत्वपूर्ण या सबसे उपयोगी है, तो धान के लिए अमोनियम सल्फेट सबसे उत्तम होता है क्योंकि इसमें अमोनियम
नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में पाई जाती है और धान नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ही लेता है। अमोनियम आयन मृदा कोलाइड पर अधिशोषित होने से अपक्षालन नहीं होता है, क्योंकि ये अमोनियम आयन उस मृदा कोलाइड पर अधिशोषित हो जाते हैं और इस उर्वरक का उपयोग खड़ी फसल में छिटक कर किया जा सकता है। खड़ी फसल में हम छिड़क सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% के साथ सल्फर भी पाई जाती है 24%, जो मैंने आपको पहले गुण के अंदर बता दिया था कि इसमें नाइट्रोजन पाई जाती है 20.5% और इसमें सल्फर भी पाया जाता है 24%। किन किन फसलों के लिए लाभदायक है? और तो सल्फर की उपस्थिति के कारण इसको प्याज, लहसुन, सरसों आदि के फसलों में भी लाभदायक होता है। जैसे तेल वाली फसलों के लिए सल्फर बढ़िया होता है, क्योंकि सल्फर की अत्यधिकता के कारण ही इन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ती है। जैसे सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ानी है तो सल्फर भी हमें देना पड़ेगा, और प्याज लहसुन के अंदर भी सल्फर की मात्रा अत्यधिक चाहिए। तो ये जो उर्वरक है फर्टिलाइजर अमोनियम सल्फेट, वो प्याज, लहसुन और सरसों की फसल के लिए उपयुक्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे DAP, जिसको डाई अमोनियम फास्फेट भी कहते हैं।